Hello, friends. Good day. Again, I appeared before you regarding discussion of the major topic. What is that? The topic is what today? It is what travelogue. This section is known as what? This section is known as broadly travelogue. मतलब medieval society में what thing has been never over here, and the major source of information we draw throughout the travel account of all the foreigner visitors who came and visited over here. तो दोस्तों मित्रों मैं बताना ये चाहता हूँ कि क्या कारण है, क्या सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो विदेशी इस काल में यहाँ पे आ रहे हैं, इन्होंने एक अकाउंट खुला चूँकि एक एरा का चेंज हो रहा है, एक युग का परिवर्तन हो रहा। अब जो युग चला आता है किस काल में आता है? मेडिवल युग में हम लोग एंट्री कर लेते हैं। मेडिवल युग की सबसे बड़ी विशेषता अगर की बात हम लोग करेंगे, इस काल की विशेषता क्या देखते हैं हम लोग मेडिवल काल की? मेडिवल काल की जो सबसे बड़ी विशेषता नज़र क्या आता है? एक चेंज ऑफ एरा होता है, एक चेंज ऑफ फेज होता है, एक चेंज ऑफ फेज होता है, एक चेंज ऑफ एरा होता है। चेंज ऑफ एरा, चेंज ऑफ एरा, or you can say that easily the change of phase. the change of क्या होता है? चेंज ऑफ फेज। चेंज ऑफ फेज एक बहुत बड़ा चेंज देखने को आता है किसके? भारत के इतिहास में, भारत के डायनामिक्स में, और पूरे विश्व में एक परिवर्तन का युग चल रहा है मेडिवल काल से। और मेडिवल काल का एज जो रखा गया है, हिस्टोरियन ने रखा क्या है, ये ऑन एंड अराउंड 700 एडी के बीच में होता है। इसमें चेंज ऑफ फेज का व्हाई इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ फेज? इफ द क्वेश्चन कम्स टू यू, व्हाट आर द पैरामीटर, व्हाट आर द major theme, what are the major significant part of what analyzing, comparing the changes of ancient to the medieval age? तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या नज़र आती है? चेंज ऑफ फेज का मतलब चेंज ऑफ पॉलिटिकल फेज, पॉलिटिकल चेंज होता है। पॉलिटिकल चेंज के बाद दूसरी चीज़ क्या होगा? सोशल चेंज होगा। सोशल चेंज होगा। सोशल चेंज के बाद क्या होगा? इकोनॉमिक चेंज होगा। इकोनॉमिक चेंज के बाद क्या देखते हैं? मेजर चेंज क्या होगा? कल्चर चेंज होगा। ये ध्यान आपको रखना होगा। कल्चर चेंज होगा। तो इस क्रम में हम लोग देखते क्या हैं? मेडिवल युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जैसा युग सामने नज़र आता है, जिसकी हम व्याख्या आगे कंडीशन में भी देखने की कंडीशन में भी करेंगे। इसको आप जानोगे। इस अकाउंट से रैशनलिटी क्या निकल करके आती है, हम लेते क्यों हैं, हम बाहरी स्रोत का क्यों प्रयोग करते हैं, सोर्सेस बाहरी, ताकि निष्पक्षता की जानकारी पूरे ढंग से मिल सके। याद रहे, निष्पक्षता मतलब रैशनलिज्म, यानी आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसमें रैशनलिज्म हो और किसी भी प्रकार की पक्षपात जैसी चीज़ें कदापि नज़र नहीं आए। तो कहते क्या हैं? Women and men both have traveled in the search of work and the escape of the natural disaster, and traders, merchants, social soldiers, priests, pilgrims and are driven by the sense of adventure. और क्या देखते हैं? ये काल क्या होता है? इस काल में क्या देखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का युग है। जागरूकता बढ़ती है, सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ता है, और मेन हो या वीमेन पूरे विश्व की खोज में निकल पड़ते हैं। खोज में जब निकल पड़ते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य एडवेंचर के साथ साथ जीविका भी होती है, रिसोर्सेज भी होता है, एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ भी होती है। तो इस प्रकार सबसे पहली बात देखते हैं, जिस व्यक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं इसका नाम है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, यानी सेंट्रल एशिया रीजन का आदमी। समरकंद बुखारा रीजन जो नज़र आता है वो हम लोग क्या क्या देखते हैं? वो पूरा की पूरा अभी कह सकते एशिया के साथ साथ यूरोप का भी हिस्सा आता है। समरकंद बुखारा एक पुराना कल्चर भी उस काल में नज़र आता है। उस काल का ही एक कौन सकते थे? एक ट्रैवल था जिसका नाम था अब्दुल रज़ाक।
अब्दुल रज़ाक ने किताब भी लिखी थी। इस किताब का नाम है मतलू सदाइन। द बुक रिटन बाय हिम इज कॉल्ड मतलू सदाइन। मतलू सदाइन, मतलू सदाइन नाम की पुस्तक भी इसने लिखी। इसकी दूसरी विशेषता क्या नजर आते हैं क्या? और जिस भी नगर में, शहर में इन लोगों ने ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद एक नई व्यवस्था से इनका सामना होता है। फेसेस विद डिफरेंट सेगमेंट ऑफ, यू कैन से इंटरफेस विद डिफरेंट सोसाइटी पीपल। और देखते क्या इस काल में, क्या देखते हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट अलग देखने को मिलता है। उसके तौर तरीके, जैसे कहेंगे रख रखाव, जिसे कल्चर कहेंगे, कल्चर का ट्रेडिशन अलग होता है। वेशभूषा, रीति रिवाज, धर्म रिवाज, धर्मों की आस्था, ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस भी अलग अलग रूप से देखने को मिलते हैं। तो वो एक नई दुनिया में आके नई परिदृश्य में नई प्रकार की खोज करते हैं, नई चीज़ों की डिस्कवरी होती है। जिसमें एक बहुत बड़ा ट्रेडर था जिसका नाम था अब्दुल रज़ाक। इसे किताब भी लिखी है, अपने मतलू सदाइन नाम की किताब भी लिखी है। और अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रैक्टिकल नो अकाउंट ऑफ ट्रेवल बाय लेड बाय व्हाट, थ्रू द नोन दैट दे वर ट्रेवल। और ट्रेवल अकाउंट हम लोग को उस रूप में नहीं है। आने के बाद उन्होंने डिस्कवरी करने के बाद क्या लिखा, या नई खोज के बाद किस चीज़ों के ऊपर बल डाला। लेकिन अकाउंट से ये पता चल जाता है कि किसके कोर्ट में, यानी कह सकते हैं किस शासन सत्ता के काल में, किस कोर्ट में, किस पॉलिटिकल एम्पायर या किस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत वो आया, यानी राजशाही हुआ, किस राजतंत्र में आया, ये जानकारी मिल जाती है। और अदर क्या देखते हैं, बहुत सारे जो आते हैं वो ज़्यादातर आने के बाद जो इन्फॉर्मेशन देते हैं रिलीजियस इशू के ऊपर। कारण क्या था, वो भी रिलीजियस पीपल थे। और जो सबसे मेजर चीज़ आती है, क्या आती है? आर्किटेक्चर। भारत में बहुत सारे विदेशी आए, बहुत सारे विदेशियानों ने भारत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में दिया? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया, सिक्के के क्षेत्र में दिया, कपड़े के क्षेत्र में दिया, शेरवानी के क्षेत्र में दिया, पगड़ी के क्षेत्र में, यहाँ तक कि जूते के भी क्षेत्र में। एंशिएंट काल में जब कुशाना आता है, कैटफिसिस 1, कैटफिसिस 2, यमाहा कैटफिसिस, उन लोगों ने भी जूता पहनने, शरवारी पहनने, टर्बन अचकन पहनने पे बल दिया। ये विशेषता उस काल की मिल जाती है। और दूसरी चीज़ क्या नजर आता, क्या देखते हैं? और इसका विजिट कहाँ होता है? दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर था। और 15वीं शताब्दी की बात है कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी था। वो एक डिप्लोमेट के रूप में कह सकते हैं, वो कह सकते हैं क्या है? एक डिप्लोमेट मतलब है क्या? एक राजकीय कर्मचारी के रूप में या राजकीय दूत के रूप में विजिट करता है। और रहने वाला वो क्या, कौन था? वो प्लेस था हेरठ, हेरठ का वहाँ रहने वाला था। और जो एम्पायर था, जो शासक था या राजा था, कह सकते हैं उसको हम लोग विजयनगर एम्पायर के रूप में यहाँ पे भारत में आता है। और विजयनगर एम्पायर की जो विशेषता की बात करते हैं, विजयनगर एम्पायर के बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। उन शासक का नाम था केडिया कृष्णदेव राय। और इनका बहुत बड़ा योगदान क्या है? कला में है, संस्कृति में है, आर्किटेक्चर में है और लैंग्वेज में है। और ये क्या देखती, रिवर कौन सी थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और याद रहे, विजयनगर एम्पायर के काल में जो मेजर चीज़ निकल करके आती है, इन लोगों के आने का जो मार्ग था वो क्या कहते हैं? सी रूट था, समुद्री मार्ग था, समुद्री मार्ग था। समुद्री मार्ग था। जो भी सेंट्रल एशिया से लोग आए हैं उनका मार्ग क्या था? समुद्री मार्ग नज़र आता है। तो क्या देखते हैं विजयनगर एम्पायर के काल में, इस काल में क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? अब्दुल रज़ाक यहाँ पे आता है और अपनी लेखनी और अपने प्रमाण के आधार पर बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी संस्कृतियों का योगदान भी देता है इस काल में।
इस काल में आता है, हेरठ का रहने वाला था वो। और हम लोग का जो पास्ट का नॉलेज है, कह सकते हैं हमारे जो पूर्व का ज्ञान है, मुख्य रूप से क्या देखते हैं, मुख्य रूप से क्या देखते हैं, विदेशियों के आने से और विदेशियों के आने से भारत की संस्कृति के में जो समावेश होता है, द इंटरमिंगलिंग वी फाइंड ओवर द कमिंग ऑफ द फॉरेनर्स टू द इंडियन काउंटर पार्ट, क्या देखते हैं, उसकी लेखनी से बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आ जाती हैं, प्रवेश में कंडीशन में नज़र में आ जाती है, जिसके कारण क्या देखते, उनका डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। और उस ट्रेवलॉग की जो विशेषता होती है, और विजयनगर एम्पायर की सबसे बड़ी विशेषता होती है, विजयनगर काल की सबसे ज़्यादा विदेशी आते, 7 से अधिक विदेशी इस काल में आते। लेकिन मैं विजयनगर साम्राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब तक जो भी विदेशी भारत में आए, भारत की सामाजिक स्थिति, भारत के सांस्कृतिक स्थिति, भारत के बौद्धिक स्थिति, भारत के आर्किटेक्चर, भारत के समाज की व्यवस्था की संरचना का बहुत अच्छा मूल्यांकन, अवलोकन या कैसे अवधारणा की बात की है। उसमें पहला नाम अगर हम लोग लेते हैं इधर से, अब्दुल रज़्ज़ाक के बाद नॉर्दर्न इंडिया से, दिस पर्सन वाज कॉल्ड अल बेरूनी। अल बेरूनी भारत आता है, और उसके भारत आने के बाद क्या देखते हैं, एक नई विचारधारा, एक नया विकास भी शुरू होता है। उसके साथ में क्या देखते हैं, अफ्रीकी आता है, अफ्रीकी भी उज़्बेकिस्तान रीजन में आता है, और इब्न बतूता भारत में आता है। और इब्न बतूता कौन था, मोरक्कन था। मोरक्कन का मतलब ये अफ्रीकी था। तो कहने का मतलब है भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध और व्यापारिक संबंध, ये सारे के सारे विदेशी स्रोतों से ज्ञात होता ही नहीं, प्रमाणित होता है। और जो ये जानकारी मिलती है पूरी तरह से निष्पक्ष जानकारी देखने को मिलती, किसी प्रकार का in any kind of favoritism, in any kind of you can say nepotism, we did not find over here। किसी भी प्रकार की हम लोग कह सकते हैं पक्षपाती तथ्य नज़र नहीं आता। ये सबसे बड़ी विशेषता है जिससे इसकी जानकारी मिलती है। और इब्न बतूता आता है, और इब्न बतूता की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कह सकते हैं 13-14 सेंचुरी में भारत आ जाता है। और ये आता कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी कह सकते हैं अफ्रीका के क्षेत्र से होता हुआ। इसके अलावा जो दूसरा आता है ट्रैवलर मेरे भारत में, उसका नाम था, फ्रांसीसी था, इसका नाम था फ्रैंकोइस बेर्नियर, और 17वीं शताब्दी में ये भारत में आता है। तो कहने का मतलब है मध्यकालीन युग से आधुनिक युग तक हम मेरे यहाँ कह सकते हैं इंटरफेस, आगमन किसका, विदेशियों ट्रैवलर का आना जाना बना रहा। और आना जाना बना रहने के कारण क्या देखते हैं, अपनी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, ये सभी स्थिति की जानकारी बहुत अच्छे से, बहुत ही सुगमतापूर्वक देखने को मिल जाती है। और कहते क्या हैं, इसके काल में क्या देखते हैं, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, और यहाँ क्या सारा का सारा कह सकते हैं कि पूरी तरह से पर्यावरण की स्थिति और जो उस समय की सामाजिक परिस्थिति थी, इसकी भी जानकारी आसानी से मिल जाती है। जिससे क्या होता है, एक रूपरेखा तैयार हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब फ्रैंको बर्नियर आता है तो क्या देखिए, ये आके भारत में रह जाता है, और ये एक डॉक्टर के रूप में अपनी जीवनी को यहाँ पे भारत में बिताया था। अब आइए मैं चर्चा करूँ अल्बेरूनी की। अल्बेरूनी की अगर चर्चा नहीं करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे इतिहास की जानकारी, या कह सकते जो हम लोग को पश्चिमी दुनिया की जानकारी जो मिलती है वो अधूरी रह जाएगी। इसका पूरा नाम था अबू रेहान अल्बेरूनी, और अल्बेरूनी ने एक जो सबसे फेमस किताब लिखी, उस किताब का नाम था किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, या इस किताब को हम लोग तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं, तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। अल्बेरूनी का जन्म 973 में ख्वारिज़म एम्पायर में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं ये क्षेत्र क्या है, रशिया से जुड़ा उज़्बेकिस्तान का क्षेत्र है।
और क्या देखते हैं, उसने अपनी शिक्षा दीक्षा, एल्बुरुन ने अपनी शिक्षा दीक्षा सेंट्रल एशिया से ली, और ये माना जाता है उसकी शिक्षा की पद्धति, उसने जो शिक्षा ग्रहण किया था उसका स्तर काफ़ी अधिक था, ऊंचा था। और अल्बेरोनी की विशेषता ये थी, ये कई भाषा का विद था, कई भाषाओं की जानकारी इसी वेरी बहुत ही परिपक्वता से देखने को मिलती। मूल रूप से क्या देखते हैं, इसमें सीरियाई भाषा आती है, अरबी भाषा आती है, पर्शियन भाषा आती है, हेब्रू भाषा आती है, यहाँ तक कि भारत में आने के बाद क्या देखते हैं, उसे संस्कृत विद के नाम से भी जाना जाता था। वो अगर भाषा नहीं जानता था तो ग्रीक भाषा का उसको ज्ञान नहीं था। ये सवाल उठ सकता है, किस भाषा का ज्ञान एल्बोरिनी को नहीं था, तो आप आसानी से टिक मार कर सकते हैं, ग्रीक भाषा का ज्ञान नहीं था। और क्या देखते हैं, उसको माना ये जाता है वो बहुत समय से काल से प्लाटो के संसर्ग में भी था, और उसके अलावा अन्य ग्रीक फिलोसफर दार्शनिक के भी संसर्ग में था। और फिर क्या देखते हैं, उसने अरबिक से ट्रांसलेशन भी बहुत सारी भाषाओं को किया होगा। 1017 एडी में क्या देखते हैं, जब सुल्तान महमूद का आक्रमण भारत पे पहली बार होता है। पहली बार तो मैं नहीं कहूँगा, 1 से लेकर 17 तक आक्रमण किसका, महमूद गजनवी का होता है। और क्या देख 17 में ख्वारिज़्म, ही टुक सेवरल स्कॉलर, उसने क्या किया, कई सारे शिक्षाविदों को, कई सारे ज्ञानी व्यक्तियों को, पोएट को अपने साथ साथ लेता गया, गजनी। और एल्बेरोनी वाज वन ऑफ देम, उसमें से अल्बेरोनी भी एक था। तो अल्बेरोनी की कहानी बड़ा अजीब है। जब महमूद गजनवी आक्रमण करता था तो अपने साथ में शिक्षाविद, फिलोसफर, डॉक्टर, हकीम, वैद, जोग्राफर, उसके साथ कह सकते हैं वास्तुकार, सबों को साथ लेकर चलता था। और साथ लेके चलता ही नहीं था, बल्कि एक कैटलॉग तैयार करता था, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता था कि आक्रमण करने के क्रम में कौन सी बाधा हुई, कौन सी सुविधा हुई, और किस क्षेत्र में कौन सा प्लेस है जो आसान है, जो सरल और सुविधा मुक्त कराता है, सुविधा की फैसिलिटी देता है। उन सारी चीज़ों की व्याख्या बहुत ही बृहत रूप में की। कहने का मतलब क्या है, he has designed a very good catalog in a form of images, in a form of mapping, in the form of geographical notion, सारी चीज़ों को तैयार। कहने का मतलब क्या, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता। और याद रहे कि भारत में पहली बार जो मैप है, जोग्राफिकल मैप जो आप देखते हैं, जोग्राफिकल मैप में जो आप कलर देखते हैं, कहीं ब्राउन है, कहीं बीच कलर है, कहीं सैफरन कलर है, कहीं ग्रीन कलर है, कहीं लीक कलर है, ये सारे के सारे कलर की जानकारी उद्देश्य देता है कि भौगोलिक जो मैप आप देखते हैं, भौगोलिक जो स्केचेस आप देखते हैं, उसमें इन सब चीज़ों की सबसे बड़ी प्रधानता होती। मैप में लिखा नहीं होता है, लेकिन कलर का जो शेड होता है, कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ज्योग्राफी में किस रीजन में पहाड़ है, किस रीजन में समुद्र है, किस रीजन में कह सकते हैं मैन पॉपुलेशन है, और किस समय में किस रीजन में खाई जैसी चीज़ें। तो कहने का मतलब है ज्योग्राफी विद के साथ होने के साथ साथ ज्योग्राफी का विशेषज्ञ भी था, और उसे कई सब चीज़ों, कई कंडीशन में, सिचुएशन में आगे लाने की भी कोशिश की। तो अल-बिरूनी का सबसे बड़ा योगदान क्या देखते हैं, भारत के ज्योग्राफी में है, भारत के लैंड मैप में है। और उसी काल से माना ये जाता है ज्योग्राफी का भी ज्ञान भारत में शुरू हो रहा है। जब गजनी आती है ऐसे होते, बट ग्रेजुअली क्या देखते हैं, वो डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद अपने जीवन का सबसे अभूतपूर्व समय कहाँ व्यतीत करता है, महमूद गजनवी के साथ में। इस काल के एक और बहुत बड़े शासक थे, उसका नाम था उतबी। उतबी के अलावा एक बहुत फेमस और भी पोएट थे उस काल के, उसका नाम था फैजी। उसे हम लोग फैजी के नाम से जानते हैं, फैजी के नाम से भी जानते हैं।
और उनका देहांत 70 वर्ष की उम्र में हो जाता है। अल-बेरूनी ने भारत में पहली बार क्या करते हैं, उन्होंने डेवलप इंटरेस्ट किया इंडिया में, और उन्होंने भारत का ऐसा एक लैंड मैप या कैसे माइंड मैप तैयार किया कि उस मैप को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हर लोग भारत की तरफ आकृष्ट हुए, उनका झुकाव भारत की ओर हुआ कि भारत एक विशेष प्रकार का देश है, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ के खान पान, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जल जीवन, वहाँ पे फ्लोरा फौना काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता, और वहाँ का जो मौसम था, जलवायु था, वो बिल्कुल आपके लिए सहयोगी था, या कह सकते आइडियल कंडीशन था। और सबसे मेजर चीज़ है संस्कृत वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और पहली बार क्या देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर में सारा काम किया गया। यही नहीं, इसे मेडिसिन को भी उन्होंने, मेडिसिन के ऊपर भी किताब लिखी, उसको ट्रांसलेट किस में किया, संस्कृत को अरबिक में ट्रांसलेट किया, ऐसा किया 18वीं सेंचुरी ऑनवर्ड तक। क्या देखते हैं, ये चीज़ें प्रकाश में आ जाती। तो अल-बेरूनी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अल-बेरूनी का जो सबसे बड़ा योगदान है, या कह सकते हैं सहयोग है भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास में क्या करता है, अल-बेरूनी एक दर्पण दिखाता है, एक आईना के रूप में चीज़ की प्रस्तुति करता है। और अल-बेरूनी ने सामाजिक जीवन के बारे में भी काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया। और क्या कहता है ये, भारत में ब्राह्मण थे, ये धार्मिक थे, भारत में क्या देखते हैं, धार्मिक थे, और उन्होंने उसी प्रकार की संस्था की स्थापना की। और फिर क्या देखिए, यहाँ पे आने के बाद संस्कृत की जानकारी के बाद क्या देखते हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट यानी दार्शनिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया, दर्शन के बारे में भी जानकारी होती। यही नहीं, इसकी जानकारी के बाद उन्होंने ट्रांसलेट का काम भी किया। कहने का मतलब भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान है, भारत के मध्यकालीन इतिहास की जानकारी में इनका अटूट कह सकते हैं विश्वास भी था, और अटूट ज्ञान की बात भी करते हैं। He also dealt with the literature, और ये बातें कहते हैं with the land far apart from the Sahara desert in the western to the Waterfall river Volga in the north. So, और ये बताते हैं भारत में जो सहारा डेजर्ट है, और क्या कहते हैं, इसके उत्तर में वोल्गा रिवर जो रूस के नदी काफ़ी फेमस है। और ये भी बताते हैं ये भी बताते हैं भारत में क्या देखते हैं कि भारत के बहुत से लोग बाहर जाके बस भी जाते। कंडीशन क्या था, यहाँ की जलवायु वातावरण की जानकारी मिल जाती है, तो ये चीज़ कहना आसान हो जाता है। तो मैंने जो इस चीज़ में मेंशन किया, इस चीज़ को आप समझेंगे कि जो ट्रेवलॉग्स है, जो भी कहा जाता है, जो भी ट्रेवलर्स आए हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है भारत के सामाजिक परिवेश, भारत के आर्थिक परिवेश, भारत के राजनीतिक परिवेश एवं साथ साथ भारत के प्रशासकीय परिवेश के बारे में भी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते, किसमें, पुस्तकों में अंकित करके उसको बताते हैं। तो ये हमारी जानकारी समझने का एक ऐसा साक्ष्य मिलता है जिसमें किसी कंडीशन में किसी प्रकार की कह सकते हैं पक्षपातपूर्ण जैसी स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी विशेषता नज़र आती है। अब हम बात करें आपके ऊपर एक दूसरे विशेष व्यक्ति का, जिसका नाम था इब्न बतूता। अगर इब्न बतूता की बात किया जाए तो उन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी है। इस किताब का नाम है रहला क्या है, ये इनके ट्रेवलॉग है, एक ट्रेवल डायरी। और इसके बारे में और बताएंगे, थोड़ा सा और मैं कंटिन्यू कर दूं किसके बारे में, किसके अल-बेरूनी के बातें। अल-बेरूनी ने जो किताब लिखी थी किताबुल हिंद, या दूसरी भाषा में इस किताब को हम लोग कहते हैं, लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज तहकीक हिंद। द टर्म इज नोन एज तहकीक हिंद।
तहकीक हिंद। तहकीक का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है। तहकीक का मतलब होता है क्या? इन्वेस्टिगेशन, यानी भारत के बारे में इन्वेस्टिगेशन तो किया ही, इन्वेस्टिगेशन को डॉक्यूमेंटेट कर करके साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत भी किया। और इन्होंने इस किस किताब को लिखा, किस भाषा में? इसकी भाषा क्या थी? अरबिक थी। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछने का भी संभावना हो सकती है कि तहकीक हिंद पुस्तक को किस भाषा में और किसके द्वारा लिखा गया। अगर भाषा पूछा जाता है तो आप यहाँ पे अरबिक लिखिएगा। अगर भाषा पूछा जाता है तो क्या लिखिएगा? अरबिक। अरबिक। और लिखा किसने? तो जान दीजिएगा अल-बरूनी। और इन्होंने इस पुस्तक को 8 चैप्टर कह सकते, 8 भागों में विभक्त किया। और जो विभक्त की गई थी चीज़ें थी अलग भागों में बांटा, जिसमें भाग में रिलीजन भी लिखा हुआ था, फिलॉसफी दर्शन भी था, फेस्टिवल भी था, एस्ट्रोनॉमी भी था, एल्केमी केमिस्ट्री भी था, और मैनर कम एटिकेट एंड मैनर की बात थी, कस्टम की बात थी, सोशल लाइफ, यहाँ तक कि वेट एंड मेजर, और यहाँ तक कि इकोनोग्राफी का मतलब बुत परस्ती, यानी भारत में कोई बुत, भारत में कोई इमेज, भारत में कोई आइडल बनता है, वो क्यों बनता है, काहे बनता है, उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी वर्णन किया है कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या कारण है बुद्धा मेडिटेटिव मूड में है, या फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्यों किया है, क्या कारण है कि बुद्धा जो है मेडिटेटिव। तो मेडिटेशन के बारे में वृहत रूप से भी इन्होंने ये जानकारी यहाँ पे दी। और सबसे बड़ी बात है, कानून के साथ में क्या रखते हैं? मेट्रोलॉजिकल साइंस की बात इन्होंने की थी। और अल-बरूनी ने बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया, और इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या देखते हैं, कई सारे उन्होंने प्रश्न की और संस्कृत ट्रेडिशन की व्यवस्था का वर्णन भी किया। भारत में जो भी व्यवस्था चल रही थी उस कंडीशन में, उस समय में क्या नज़र आता है, सारी चीज़ संस्कृत व्यवस्था में थी। उसकी संस्कृति का मतलब डिफ्रेंशिएशन भी उसने किया है। और कहते क्या हैं, यहाँ तक कि वर्तमान समय की कुछ विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो भौतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा क्या है, अल-बरूनी ने ज्योमेट्री का बहुत अच्छा वर्णन किया है, और शायद भारत में ज्योमेट्री का प्रभाव इस काल से अत्यधिक देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बताया था क्या, प्रेडिक्टेबिलिटी, किसी चीज़ की भविष्यवाणी की बातें अपनी किताबों में की। और ज़्यादातर देखा जाता है अल-बरूनी की मानसिक क्षमता किस प्रकार की थी, नोट कर लीजिएगा। यानी कह सकते हैं अल-बरूनी की मानसिक दशा, मनोवृत्ति, यानी मेंटल एप्टीट्यूड क्या था, तो जवाब दीजिएगा, हिज मेंटल एप्टीट्यूड वाज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ओरिएंटेशन, यानी उसका जो डेवलपमेंट हुआ था, उसका जो मानसिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक विकास हुआ था, या कहें उसके पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का जो विकास हुआ था, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, उसका ओरिएंटेशन क्या हुआ था, मैथमेटिकल हुआ था। यही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। उसने भारत के संदर्भ में जिस जानकारी को भी, जिस चीज़ को भी लिखी, उसमें सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से देखी गई। और जो चीज़ें देखी गई है उसमें सामाजिक परिवेश के बारे में इसने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया। समाज में जटिलता का कारण क्या था, लोग गांव में किस प्रकार से रहते थे, लोगों की सामाजिक जीवन धार्मिक जीवन से कैसे अलग था, ये सारी जानकारी देखने को मिलती। अल-बरूनी who wrote Arabic probably intended to work with the people living along with frontier subcontinent। और अल-बरूनी ये भी जानता था कि हमको यहाँ के लोगों के साथ में रहकर ही अपने विज्ञान को, अपने कला को, अपने दर्शन को पूर्ण रूप से विकसित करना होगा। अगर करने के ज़्यादातर लोग रहते क्या थे, फ्रंटियर यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में ये लोग यहाँ पे रहा करते थे, और वो बहुत ज़्यादा कह सकते अभ्यस्त हो गया था। किस चीज़ का ट्रांसलेशन, मतलब है कि किसी भी चीज़ को अनुवाद करने में था। और मुख्य रूप से क्या देखते हैं,
संस्कृत, पाली और प्राकृत टेक्स्ट इनटू अरबिक। आप इमेजिन कीजिए हाउ इंटेलिजेंट पर्सन ही मस्ट बी एट दैट टाइम। उस समय का कितना बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग होगा कि उसने क्या किया, पारंगत पा लेता है किस काम में, किस काम में, पाली भाषा है, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा है, प्राकृत के बाद क्या देखते हैं, संस्कृत भाषा। इन सभी भाषाओं की जानकारी कर इन सभी चीज़ों का अनुवाद उसने किस चीज़ में किया, उसने किस चीज़ में किया, अरबिक में किया। आप सोचिए, यानी अरब वर्ल्ड को हिंदुस्तान के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि संस्कृत भाषा क्या होती है, पाली भाषा क्या होती, पाली भाषा में लिखी किताबें क्या होती है, यहाँ तक कि बौद्ध दर्शन सारी चीज़ें पाली भाषा में लिखी गई। प्राकृत भाषा में बहुत सारी चीज़ें, जैन दर्शन की बात की। कहने का मतलब भारत की पुस्तकों से, भारत के पुस्तकों से, भारत के कह सकते हैं लिखे हुए तथ्यों के आधार पे वो डेवलप कर लेता है। क्या, किस भाषा में, अरबी भाषा में। तो अरब वर्ल्ड को भी भारत की जानकारी फिलॉसफी की, दर्शन की, मैथमेटिक्स की, गणित की और त्रिकोणमिति की भी ज्ञान हो जाती। तो आप ये समझ सकते हैं कि अल-बिरूनी का योगदान कह सकते हैं भारत की जिज्ञासा को, भारत के अध्यात्म को, भारत के फिलॉसफी को, भारत के दर्शन को बढ़ाने में कितना योगदान होगा। He was also critical about the way of which the texts were written and what we can say clearly wanted to improve them। और ये यह भी कहता था कि जो पुस्तक या फिर जो चीज़ों को अनुवाद करके लिखा जा रहा है उसे और भी पढ़ा जाए, लिखा जाए, समझा जाए ताकि उसका स्तर उत्तम हो सके। They can also improve on the quality of translation work, quality and philosophy, and the content of the book should be very much, you can say, आइडियाज़ ऑफ इनलाइटनमेंट। इस पर भी ये ध्यान देता। तो कहने का उद्देश्य क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था और शिक्षाविदों के क्षेत्र में भी पारंगत भी था। और जो पहली चीज़ एक और बात नज़र आती, इस काल में नज़र आती है, ये देखेंगे इसमें शब्द दिया हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, ये शब्द है, ये टर्म क्या नज़र आता है, हिंदू। हिंदू टर्म कहाँ से लिया गया है, याद रखना, ये ओल्ड पर्शियन वर्ड है and used to 6th century BC to refer the region east of सिंधु। जो लोग सिंध नदी के बगल में रहते थे, मतलब इंडस के बगल में हम लोग रहते थे, तो हम लोग हिंदू हैं। टर्म हुआ है हिंदू हैं। और हिंदू शब्द का प्रयोग न वेद में है, न उपनिषद में है, न रामायण में है, न महाभारत में, न श्रुति में भी है। तो हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार मुसलमान अरब द्वारा किया गया और पहली बार यूज़ करने वाले लोग कौन थे, ये पर्शियन थे। और इसीलिए हिंद को कहा गया, हिंद को अल हिंद, चूँकि पहला शब्द अल से वहाँ शुरू होता है। और ये पीपुल को, यहाँ के लोगों को हिंदू टर्म या हिंदी टर्म किया गया। आगे जब तुर्की भारत में आते हैं, तुर्की जब भारत में आते हैं तो हिंदू शब्द की मान्यता को क्या करते हैं, लेजिटिमाइज कर देते हैं। इस शब्द को क्या करते हैं, लेजिटिमाइज, मतलब क्या, एक कानूनी प्रारूप यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ से एक टर्म बन जाता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो शब्द बन रहा है ये तुर्की द्वारा दिया गया शब्द है, तुर्की, टर्क्स, टर्स। और टर्स का कार्यकाल है 1200 AD में। और तब से लेके अब तक ये श्रृंखला में ये चीज़ कंटिन्यू है। और जो भाषा बोली जाने वाली होती थी उसको हम लोग हिंदवी नाम से जानते हैं। और इसका प्रमाण और भी कहीं बृहद प्रमाण देखने को नहीं मिलता। इट वॉज मच लेटर देन द टर्म डेवलप टू रिलीजियस कॉन्सेप्ट। आगे चल के क्या देखते हैं, ये तत्व धार्मिक विषय वस्तु के साथ ये चीज़ जुड़ जाती है। तो दोस्तों ये याद रखना होगा, हिंदू शब्द पहली बार पर्शियन लोगों ने इस्तेमाल किया है ना, पर्शियन लोगों ने इस्तेमाल किया। इसका प्रमाण हम लोगों को विदेशी लेखकों से मिल जाता है। तो कहने का अगर आप सवाल करेंगे कारण क्या है कि हम लोग विदेशी शोध की बात करते हैं, तो विदेशी शोध की सबसे बड़ी जानकारी आपके पास सामने आ जाती है। अल-बिरूनी एक ऐसा व्यक्ति था जो पाली भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, ब्राह्मी भी जानता था, और वो बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से उसने ट्रांसलेशन वर्क भी किया। किस चीज़ में, अरबी में किया। तो अरब वर्ल्ड को भी भारत के बारे में जानकारी मिली। यही नहीं,
सारी चीज़ों को सच की कसौटी पे वो हर चीज़ को देखता था, परखता था और लोगों में प्रदर्शित करता था। तो कहने का उद्देश्य क्या है, इसलिए वहाँ से शुरू होता है हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान बनता है और फिर क्या, जो बोली जाने वाली भाषा होती उसे हिंदी रूप में भी हम लोग जानते हैं। और आगे चल के क्या है, ये शब्द हिंदुस्तान जो आ जाता है, इसमें क्या देखते हैं, बाहरी मतलब है विदेशी, इंडिजिनस नहीं है। हिंदू टर्म इंडिजिनस नहीं है, हिंदू तो हिंदू टर्म नहीं है, ये विदेशी भाषा का सुमेल है, या कह सकते हैं इंटरमिंगलिंग है, या फिर कह सकते हैं क्रॉस कल्चरल कॉनोटेशन है, जिसे हम लोग हिंदुइज्म या हिंदुस्तानी नाम से हम लोग जानते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है, याद रखिएगा, ये सारी जानकारी विदेशी जो भी ट्रैवलर आए हैं, जो उन्होंने ट्रैवलॉग दिया, इससे आपकी जानकारी स्पष्ट हो जाती है। क्लियर? अब आइए आगे। एक दूसरा शासक आता है, एक दूसरा ऑथर आता है, उसका नाम है इब्न बतूता। और इब्न बतूता 14th सेंचुरी में सबसे फेमस हो जाता है। कब? फिरोज शाह तुगलक के काल में, 13th सेंचुरी ऑनवर्ड। और इसने एक किताब लिखी है, इस किताब का नाम है रहला। दिस इज कॉल्ड ट्रेवलॉग। ये क्या है? ट्रेवलॉग। इसे हम लोग ट्रेवलॉग के नाम से ही जानते हैं। और इसे लिखा किसने? अरबिक में लिखा। सबसे पहली बार जब आता, किसके कोर्ट में आता? मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में एज एन एम्बेसडर। कहाँ से आता है? मोरक्को से आता है। तो कहने का मतलब राजदूत, या कह सकते उप आयुक्त रखने की प्रथा का आगाज, शुरुआत यहाँ से हो जाता है। और उससे सबसे ज़्यादा जो लिखा है अपनी किताब में, ये सवाल आपको CUET का सवाल होगा कि रहला में किन तथ्यों की अभिव्यक्ति, किन तथ्यों के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा, रहला क्या था? ट्रेवलॉग था। जिसे लिखा कौन था, बनाया कौन था? इब्न बतूता ने बनाया था। उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है, सोसाइटी एंड कल्चर लाइफ ऑफ इंडिया, इंडिया के सोसाइटी और कल्चर लाइफ ऑफ क्या है, भारत के सब कॉन्टिनेंट में कैसी सोसाइटी और कल्चर लाइफ था। और मुख्य रूप से क्या देखते हैं, 14वीं शताब्दी में ये भारत में इसका आगमन हुआ था। याद रखिएगा आप। इसका जन्म टैंगीर में होता है, एक जगह है अफ्रीका का। और वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल आदमी था, उसका परिवार भी अच्छा था, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी और उसे इस्लामिक धर्म का पूरा ज्ञान था। और इस्लामिक धर्म ही नहीं बल्कि शरिया का मतलब है कुरान में लिखी हुई जो चीज़ें हैं, वे ऑफ लाइफ कैसे होता, शरीयत कहा जाता है, शरिया भी कहा जाता है। आपके जीवन यापन का तरीका क्या होगा, आपका टेनेट ऑफ इस्लाम क्या होगा। टेनेट ऑफ इस्लाम की बात कहा जाए, रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, फितरा है, इसका भी वर्णन देखने को मिलता है। इसकी जानकारी इसे पूरी तरह से थी। कहने का मतलब है वो पूरी तरह से इस्लामिक आदमी था। और इब्न बतूता डिस्क्राइब करता क्या है, इसकी जो डिस्क्राइब करता है ये बताता क्या है, नॉलेज के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, किताब की विशेषता नहीं है, ये ज्ञान की बात करता, मतलब है विजडम अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, सोच की बात करता है, उसकी उपयोगिता की बात करता है। और उसका सबसे बड़ा हॉबी था ट्रैवलिंग। और उसका हॉबी क्या था, ट्रैवलिंग क्या थी, टू ट्रैवल होल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को ट्रैवल करो, अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारियों को दो। और मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, लोगों का ज्ञान, लोगों की ज्ञान में समृद्धता, यानी ज्ञान में समृद्धता का मतलब ज्ञान किस हिसाब से रिच होगा, इनरिच होगा, इंटेलेक्ट होगा। और फिर क्या देते हैं, उसने भारत में 1332 से 30 में क्या देखते हैं, भारत में आए और फिर क्या मक्का को हज को हो जाता है। हज को जब जाता है तो जाने का रास्ता कौन था, याद रखिएगा मेरी बात जो हो रही है, मैंने फिल्टर्ड आउट कर कर के इस PPT को तैयार किया है।
तो किस रास्ते से जाता है? वो जाता है सीरिया, वो जाता है इराक, वो जाता है पर्शिया, पर्शिया के बाद यमन जाता है, ओमान जाता है, और क्या देख छोटे मोटे कुछ ट्रेडिंग पोर्ट से होते हुए वो कहाँ पहुँचता है? ईस्ट अफ्रीका पहुँचता है। तो बच्चों याद रखना होगा आपको, कम से कम इब्न बतूता रहला से कोई भी आपका प्रश्न CUET का किसी भी कंडीशन में छूटने का सवाल कदापि नहीं होता है। इज़ इट क्लियर और नॉट? अगर नहीं क्लियर है आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे मेल लिखिए, यू विल गेट प्रॉपर आंसर इवन दो आई विल मेक ऑल्सो द रिवीजन पार्ट ऑफ द सिस्टम। डिड यू गेट इट? इसके बाद हम दूसरी ओर चलते हैं थोड़ा। अब हम बात करेंगे मोरक्कन ट्रेवलर। दूसरा जो ट्रेवलर आता है वो कहाँ का है? मोरक्को का। मार्को पोलो की बात करते हैं। मार्को पोलो ने क्या देखते, बहुत ही लंबा ट्रेवल किया, पूरी तरह से कह सकते हैं एशिया का क्षेत्र जहाँ पहुँचता है चाइना तक, और चाइना के बाद क्या थे, इसके अकाउंट की बात करें, रिटर्न दिया होमलैंड, चाइना पहुँचने के बाद अपने देश लौटता है। उसका कंपेयर अगर मार्को पोलो को करते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं, चाइना विजिट करता है और क्या देखते, भारत, यानी भारत और चीन दोनों का भ्रमण करता है और कंपेयर करता है कौन सा देश किस प्रकार का है, कहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार की है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार की है। रहने वाला कहाँ का था? शहर वेनिस था। और क्या देखते हैं, इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द न्यू कल्चर्स। और इब्न बतूता क्या देखते हैं, इस कल्चर को बहुत ही अच्छे से रीड करता है, पीपुल के बिलीव के बारे में जानता है, लोगों का विश्वास किस पे था, और क्या देखते किस प्रकार के लोग की मानसिकता किस प्रकार की थी, और लोग ट्रैवल करने में बल देते थे नहीं देते थे। और बतूता कहता क्या है इनके बारे में, इसको लगता है टोटल 40 डेज लगता है इसको ट्रैवल करने में, और मुल्तान टू दिल्ली अबाउट 50 डेज में, यानी 50 दिन में ट्रैवल कर जाता है, सिंध से दिल्ली तक करता है, और पहुंचता कहाँ अल्टीमेटली? दौलताबाद। और आगे देखते हैं कि ग्वालियर होते हुए दिल्ली को आता है, और 10 दिन तक ये विराम करता है, कहाँ पे? दिल्ली में, इसका विराम स्थल होता है। तो कहने का मतलब है इसका भी योगदान किस चीज़ में है, लेकिन इब्न बतूता का जो कह सकते हैं जो मेजर योगदान की बात होती है ट्रेवलॉग के कंडीशन में नज़र आता है। इसके कंडीशन में एक और चीज़ सामने नज़र आती है, जो टर्म क्या दे रहे हैं आपको हेडिंग के रूप में, आप समझिएगा इस चीज़ को, लोनली ट्रेवलर्स। ऐसा नहीं थे, जो ट्रैवलर आते थे वो अकेले, बिल्कुल अकेले आते थे, और अकेले जब आते थे इब्न बतूता बताता है उनके सामान को लूटा भी जाता था, यहाँ तक कि कई बार वो बीमारी से भी प्रचलित सफ़र किए, और वो रुक भी जाते थे, उन्हें मन मुताबिक खाना नहीं मिलता था, उनका टर्बन क्लॉथ सारी चीज़ें देखी गई, और देखा ये जाता है माई वीकनेसेस सो दैट वी रीच टू टाउन ऑफ टूनिस। और वो बतूता कहता है इसलिए मैं टूनिसिया जाके रुक गया क्योंकि मेरा हेल्थ ख़राब हो रहा था। और ये भी देखते हैं टाउन फ्लोक, यानी शहर में रहने वाले लोग अपना जीवन व्यतीत किस प्रकार से करते हैं, नाच गाना इंटरटेनमेंट किस प्रकार से करते हैं, और अलग अलग के लोग अलग अलग भांति के कल्चर के थे, संस्कृति के थे, जाति के थे, और कह सकते हैं उपजाति के भी थे। इस तरह से ये पुष्टि भी हो जाती है कि जो ट्रैवलोग जो विदेशी भारत में आते हैं उनका योगदान भारत की कंडीशन में बहुत बड़ा योगदान था, और निष्पक्षता से समाज की स्थिति को, संस्कृति की स्थिति को पूर्ण रूप में ये व्यतीत भी करते नज़र आ जाते हैं। तो बच्चों इसकी चर्चा मैंने की ट्रैवल और ट्रैवलॉग की, इसकी विशेषता क्या है हमेशा याद रखना आप। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, इनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? ये चाहते थे नई दुनिया को देखें,
इनका एप्टीट्यूड क्या था, नई दुनिया को देखे। अब सवाल उठता है कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इनके आने का कारण क्या था, इनके आने का कारण क्या था, हर चीज़ की जानकारी को लें और एक दूसरे विश्व के साथ में समावेश करें, यानी कल्चर का इंटरेक्शन हो, कल्चर का इंटरमिंगलिंग हो। और यही कारण है, चाहे मार्को पोलो हो, बारबोसा हो, बर्नियर हो, ट्रेवेनियर हो, उन लोगों के भारत में आने से भारत और विदेश के संबंधों, भारत और विदेश के संस्कृति के आदान प्रदान की भी जानकारी मिल जाती है। तो इसके साथ याद रखिएगा, और इसके साथ मैं इस टॉपिक का अंत कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।